नमस्कार दोस्तों। आज एक थरथर पथर टॉपिक लेके आया हूं सबके लिए, जिसका नाम है विकास दुबे। बहुत चल रहा है आजकल ये। 1992 में इसने अपना पहला क्राइम किया था, जिसमें जो कि एक मर्डर था। उसके बाद उसने खूब सारे क्राइम किए, जैसे मर्डर किया, उसने रॉबरी करी, किडनैपिंग और ज़मीन हड़पना, ये सब उसके पार्ट टाइम बिजनेस हो गए थे। उसका जो था उसमें एक पता नहीं क्या चीज़ थी, उसने बीजेपी के नेता हो, एसपी हो, कोई भी रूलिंग पार्टी हो, उसके नेताओं से उसके बहुत अच्छे लिंक थे। बहुत अच्छा उठना बैठना था, उनको पैसे खिलाता था, मतलब उनके इलेक्शन में हेल्प कर दी, वो सब उसका करना था। इसीलिए वो जब भी कुछ गलत काम करता तो उस नेताओं का प्रेशर पुलिस वालों पे आता, उनको फॉल्स स्टेटमेंट बनानी पड़ती और उससे वो जो है बेल पे बाहर आ जाता या फिर अदालत से बरी हो जाता। लेकिन 2001 में एक ऐसा कांड हुआ जहाँ पे नेता भी इतना कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे जो उसने पुलिस वालों को पैसे दे के पाला हुआ था ना, उसका सबूत आ गया सामने। उसने क्या हुआ, 2001 में संतोष शुक्ला, बीजेपी का लीडर, उसको जेल में जाके, जो कि वो जेल में कैद था उस समय, जेल में जाके उसको गोली मार दी। और गोली मारी तो उसको फिर अरेस्ट किया गया और अदालत में सामने पेश किया गया। अदालत में उसको बरी कर दिया। अब अदालत, आप सोचो अदालत ने उसको बरी कैसे कर दिया, उसने तो जेल में जाके गोली मारी, उसके खिलाफ एक भी विटनेस नहीं मिला था। मतलब उसके खिलाफ एक भी बंदे ने गवाही नहीं दी कि विकास दुबे ने आके बीजेपी के उस नेता को, संतोष शुक्ला को मारा है। उसकी समझ आप देख लो कितनी पहुंच थी उसकी, मतलब वो कितने लोगों को पाल के रखता था, मतलब कितने लोगों को वो पैसे खिला के रखता था हर समय। चलो हम टॉपिक से दूर नहीं जाएंगे, अब हम ये टॉपिक पे आ जाएंगे जिससे कि वो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में आया, पूरी देश में विकास दुबे विकास दुबे विकास दुबे हो गया। ये बात शुरू होती है एक शख्स से जिसका नाम है राहुल तिवारी। राहुल तिवारी 2 जुलाई को शिवली थाने जाता है। वहाँ पे वो एफआईआर लिखवाता है कि विकास दुबे ने उसको और उसके ससुर को किडनैप कर लिया और ज़बरदस्ती सारी ज़मीन जायदाद के कागज़ों पे उस साइन करा लिया, या फिर विकास दुबे के ने अपने नाम करा ली सारी ज़मीन जायदाद। तो फिर उस पर जो थाने का अध्यक्ष होता है, विकास दुबे को समझाने के लिए, क्योंकि थोड़े आना जाना लगा रहता है सबका, तो समझाने के लिए उसके घर जाके उसको समझाता है कि ये तुमने क्या किया। तो विकास दुबे उसको वहाँ पे उसकी बेइज्जती करके भेज देता है, वहाँ से फटकार के, मतलब जैसे बेइज्जती कर देता है बुरी वाली। वो हो जाती है हट। जो थाना अध्यक्ष होता है वो फिर अपने अपर लेवल के आदमियों से, मतलब सीनियर से बात करता है कि ये अब विकास दुबे का ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है इसका। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब इसका एनकाउंटर करना है। तो वो प्लान बनाते हैं कि हम रात को जाके, जो कि वो अपनी बिक्री गांव में छुपा हुआ है, छुपा नहीं हुआ मतलब रह रहा है, उसका घर जहाँ पे बिक्री गांव में था वहाँ पे वो छुपा हुआ था, वहाँ पे करना है। ये बिक्री गांव जो है लखनऊ से 125 किलोमीटर दूर पड़ता है और कानपुर से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो बिक्री गांव में वो घर में था। अब पुलिस का पूरा प्लान है कि उसका एनकाउंटर करेंगे जाके। पता नहीं कैसे विकास दुबे को कोई खबर देता है, क्योंकि आपको मैंने बताया जैसे कि वो सारे पुलिस वालों को पाल के रखते, तो कोई ना कोई पाले पुलिस वाले ने, करप्ट पुलिस वाले ने उसको बता दिया कि आपकी एनकाउंटर की प्लानिंग चल रही है। तो विकास दुबे क्या करता है, अपनी छत पे जाके छुप जाता है और अपने आदमियों को कोने कोने पे छुपा देता है कि जैसे पुलिस की गाड़ी है उन पर अटैक कर दे। उसके पास बहुत बहुत बड़े बड़े हथियार होते हैं, इसमें एक AK-47 भी होती है। देखिए, अब पुलिस की गाड़ी 1-1:30 बजे रात को, 1-1:30 बजे करीब उसके वहाँ पहुँचती है उसका एनकाउंटर करने के लिए। उनको लगता है कि इसको पता नहीं है कि हम इनका एनकाउंटर करने आ रहे हैं, लेकिन विकास दुबे को पहले ही सब कुछ पता होता है। तो वो जैसे ही पहुँचते हैं, विकास दुबे और उसकी टीम, या उसके आदमी कह लो आप, धड़ाधड़ ओपन फायरिंग, कोई हिसाब ही नहीं, मतलब कितनी फायरिंग, ओपन फायरिंग। उसमें कुछ पुलिस वाले बच के आसपास के गांव वालों के घर में घुस जाते हैं, तो वो लोग उतर के नीचे वहाँ से निकाल के उनको कुल्हाड़ी से, मतलब बहुत बुरी वाली मौत मारते हैं। हमारे 8 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं वहाँ पे, बेचारे मासूम। अब उसको डर होता है कि पीछे से पुलिस की बैक टीम भी आ रही होगी, जब तक इनकी खबर नहीं मिलेगी, है ना, बैक टीम होती है। तो फिर वो क्या करता है, वो भागता है वहाँ से, गांव में रात में भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। फिर एक जगह उसको एक बाइक पड़ी मिलती है, या फिर कहीं से बाइक चुराता है गन पॉइंट पे कैसे भी करके, और अपने चंदावली पहुँच जाता है। वो चंदावली जो है वो है बनारस के पास। वहाँ से वो कैसे ना कैसे करके फैजाबाद पहुँचता है। आपको बात समझ में आ रही है? फैजाबाद पहुंच जाता है वो। लेकिन मैं आपको अब फैजाबाद पहुंच, आप सोच रहे होंगे यार वो तो फैजाबाद पहुंच कैसे जाता है। मैं बताता हूँ फैजाबाद क्यों कैसे। आजकल कोरोना के चक्कर में मास्क चल रहा है, पुलिस वाले भी 2-2 फीट से जो है चेकिंग करते हैं, और मास्क के पीछे आपका आधे से ज़्यादा चेहरा छुप जाता है। तो मास्क ने विकास दुबे की बहुत ज़्यादा हेल्प करी है पुलिस से भागने में।
अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को कैसे पता कि विकास दुबे फरीदाबाद पहुंचा था। अब खबर हरियाणा पुलिस को मुखबरियों से खबर मिलती है कि 3 लोग बिक्री गांव के यहाँ पे हैं, तो उस जिसमें एक बाप बेटे होते हैं और एक कोई बंदा होता है। तो क्या होता है, हरियाणा पुलिस रेड मार देती है उस होटल पे। अब हरियाणा पुलिस जब उस होटल पे रेड मारती है तो उनके पास से 2 पिस्तल बरामद होती है 9mm की। अब ये 9mm की पिस्तल जो होती है ओनली गवर्नमेंट जो है अपनी पुलिस एम्प्लॉयज़ को देती है। तो वो उन दोनों के पास कैसे आई? वो दोनों के पास इसलिए आई क्योंकि जब एनकाउंटर हुआ था वहाँ पे बिक्री गांव में, तब जो पुलिस वाले मर गए थे तो ये लोग उसके उनके हथियार लेके भाग गए थे। 4 हथियार गायब हुए थे, जिसमें 2 हथियार मिल गए थे। एक हथियार वहीं एनकाउंटर सीन पे मिल गया था, एक हथियार विकास दुबे के पास था। और जो मास्क के पीछे जो सीसीटीवी में फुटेज आई थी, तो इससे क्लियर हो गया कि वो विकास दुबे था। अब आपको ये सब समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं ये बताऊं, सिर्फ डायरेक्ट में पहुंचूंगा कि वो उज्जैन पहुंचा, उसने महाकाल मंदिर में दर्शन किए और अपने आप को सरेंडर कर दिया, ठीक है। अब सरेंडर कर दिया तो वहाँ जो एमपी के सीएम है शिवराज चौहान और जो एसपी हैं, होम मिनिस्टर, सबके बयान आने लग गए कि हमने विकास दुबे अरेस्ट कर दिया, हमने विकास दुबे को अरेस्ट कर लिया, हमने विकास दुबे को अरेस्ट कर लिया। समझ आ गई? अब क्या होता है, उज्जैन पुलिस यूपी के जो एसटीएफ है, मतलब यूपी पुलिस को बुलाती है उसको ले जाने के लिए। लेकिन एक सीआरपीसी की धारा 80 के तहत अगर किसी मुजरिम को या किसी को आप एक स्टेट से दूसरी पुलिस लेके जाएगी तो उसको पहले अदालत में पेश करना पड़ता है, अदालत की मंजूरी चाहिए होती है। अब उससे बचने के लिए उज्जैन पुलिस ने क्या दिमाग लगाया, उज्जैन पुलिस ने क्या किया, मीडिया ने जब पूछा कि ये कैसे, आप तो इसका उल्लंघन कर रहे हो, तो उज्जैन पुलिस ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, हम तो जानते भी नहीं ये बंदा कौन है, हम तो पहचानते नहीं, ये बंदा विकास दुबे है। अब हमने यूपी पुलिस को बुलाया है कि आप आके कहो कि देखो उसको, क्या सच में विकास दुबे है। ये बहुत अच्छी प्लानिंग थी उज्जैन पुलिस की इस क्लॉज को नाले में डालने के लिए। तो अब यूपी की एसटीएफ आती है। अब क्या होता है, अब उज्जैन पुलिस के स्टेशन से यूपी के लिए 4 गाड़ियां निकलती है, जिसमें 3 टाटा सफारी होती हैं और 1 इनोवा होती है। जो 1 इनोवा होती है वो एमपी पुलिस की होती है, 3 टाटा सफारी जो होती है वो यूपी पुलिस की होती है। जो इनोवा में विकास दुबे होता है। अब इनोवा में जो विकास दुबे है वो यूपी और एमपी के बॉर्डर पे इनोवा से टाटा सफारी में ट्रांसफर कर दिया जाता है और इनोवा वापस लौट जाती है। अब आगे जाके 3 गाड़ियां जा रही हैं जो कि है टाटा सफारी। अब आगे 60-70 किलोमीटर के आगे जाके एक टोल पे 2 टीयूवी गाड़ियां उन 3 गाड़ियों को ज्वाइन कर लेती है। अब इन सब प्रोसेस में मीडिया बारीकी से फॉलो कर रही है इन सबको। अब मीडिया को कैसे चकमा दिया जाए, अब मीडिया को चकमा देने के लिए उस टोल से आगे के 60-70 किलोमीटर आगे एक नाका पड़ता है। उस नाके पे सबको रोक दिया जाता है कि हम कोरोना की चेकिंग कर रहे हैं, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं कि कोरोना ना फैल जाए। ये बहाना कर दिया जाता है जिससे कि मीडिया फिर बोलती है नहीं हमें पता है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब अगेंस्ट मतलब बोलती है। तो फिर ऐसे करने में 20-25 मिनट आराम से निकल जाते हैं और उन पुलिस वालों को वो 20-25 मिनट ही चाहिए थे। इतनी देर में वो काफिला जो है वो आगे चले जाता है। अब जब 20-25 मिनट बाद मीडिया की गाड़ी पहुंचती है उस एरिया जहाँ पे एनकाउंटर हुआ, वहाँ पहुंचती है जब कानपुर की कचहरी से 5-10 किलोमीटर पहले की बात है ये, समझ आ गई बात। जब वहाँ पहुंचती है मीडिया तो वो क्या देखती कि एक गाड़ी पलटी पड़ी है जो कि है TUV 300 महिंद्रा की, जो कि उनमें से एक है जो 2 गाड़ियाँ जुड़ी थी। लेकिन विकास दुबे किस, ध्यान रखना विकास दुबे किस में था, टाटा सफारी में। अब जब मीडिया पुलिस से बात करती है, वहाँ पे जो पुलिस होती है, तो पुलिस बोलती है कि उस समय बारिश भी आ रही होती है, तो बारिश आ रही थी, गाड़ी तेज थी, ड्राइवर थका हुआ था, सामने से गाय आ गई, तो उस गाय को बचाने के लिए उसने गाय को बचाने के लिए उसने गाड़ी मोड़ी या कुछ किया तो गाड़ी पलट गई। गाड़ी घिसड़ी पलटी, घिसने कोई निशान नहीं था, गाड़ी पे कोई स्क्रैच नहीं था। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, कोई स्क्रैच नहीं लगी, मतलब गाड़ी ऐसा लगी रहता है घिसड़ी भी हो, ठीक है। तो घिसड़ी तो विकास दुबे ने एसटीएफ के एक बंदे से एकदम से बंदूक छीनी और भागने लगा। और जो उस गाड़ी में पुलिस वाले थे वो भी उसके पीछे भागे तो उसने गोलियां चलाई और पुलिस वालों की गोलियां लग गई। तो पुलिस वाले गोलियां लगी तो पुलिस वाले ने दोबारा फायरिंग करी। अब वो विकास दुबे और दोनों पुलिस वाले को हॉस्पिटल ले जाया गया। अब उस नाके से स्पॉट तक टाटा सफारी में आया और वहां से हॉस्पिटल भी टाटा सफारी में गया, लेकिन पलटी कौन सी गाड़ी थी, TUV 300। आप थोड़ा शक हो रहा है ना थोड़ा बात पे, अब मैं क्लैरिफाई करता हूँ। अब एक और शक की बात बताता हूँ मैं आपको। वहाँ हॉस्पिटल के मीडिया क्या देखती है कि पुलिस वालों को गोली छू के निकल गई, जैसे जानबूझ के पुलिस वालों ने उनको मारी हो, ड्रामा क्रिएट करने के लिए।
और विकास दुबे गोलियां कहाँ लगती हैं? 3 सीने में और 1 हाथ में। समझ में आ रही है बात? अब 3 सीने में लगती है और 1 लगती है हाथ में। अब क्या होता है कि एक को, किसी को आप पीछे से गोली मारोगे तो वो पीछे पीठ पे लगेगी ना, कोई भागेगा तो पीछे चेस करोगे तो पीछे से लगेगी, लेकिन उसके सीने पे कैसे लगी गोली? ये सारा जो हुआ है एनकाउंटर, सो कॉल कह लो, जो लोग फेक एनकाउंटर कहते हैं, मैं मानता नहीं सही हुआ बिल्कुल। ये यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो देखते हैं, उनका स्टेटमेंट आया था 4-5 जुलाई को, जब ये 8 पुलिस वालों की मौत हुई थी। उन्होंने कहा था हमारे 8 पुलिस वालों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, विकास दुबे के साथ वो किया जाएगा कि उसको अपने किए पे पछतावा होगा। ये स्टेटमेंट पूरा इस इंसिडेंट को प्रूफ कर देती है। समझ में आ गई बात? अब ये बात चलती, चलो अब एनकाउंटर हो गया, मैं इससे सहमत हूँ, एनकाउंटर होना चाहिए। लेकिन अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स, बीजेपी ने जानबूझ के मरवाया है अपने आप को बचाने के लिए। ये देखिए ऐसी बात है, जब विकास दुबे पकड़ा नहीं गया था तो यही लोग बोल रहे थे कि एनकाउंटर करो, उसका एनकाउंटर करो। अब एनकाउंटर हो गया तो ये बोलेंगे पॉलिटिक्स कराई गई है, यहाँ पे पॉलिटिक्स को बचाया गया है। मैं एक ट्विटर पे देख रहा था, उसका बहुत अच्छा लगा मुझे ट्वीट, 2-3 ट्वीट मुझे अच्छे लगे, मैं आपको दिखाऊंगा, वो आप देखें, आपको खुद पता चलेगा। अब बात यहाँ पे आके फंसती है कि ये एनकाउंटर अब हो क्यों रहे हैं इतने, कि मतलब इतने बड़े बड़े एनकाउंटर जो पब्लिक लाइमलाइट में आए, मीडिया में आए, जैसे हैदराबाद में हुआ, अब यहाँ पे कानपुर में हुआ। ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी अदालत ना फैसला देने में बहुत लेट कर रही है। जैसे निर्भया केस में देखो, उनको जाके अब फांसी मिली है 7 साल बाद, 8 साल बाद। अगर यही अदालत जो है जल्दी इनको सजा दे, बुरी से बुरी सजा दे, तो एनकाउंटर नहीं होंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबको पता है कि ये लोग अभी जेल में जाएंगे, फिर किसी ना किसी तरीके से बेल पे छूट के फिर दोबारा बाहर आ जाते हैं ये मुजरिम सब। इसीलिए आजकल एनकाउंटर ज़्यादा होने लग गए। तो पुलिस पे सवाल उठाने से पहले हमें लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाने चाहिए। और मैं उन लिबरल्स और हिपोक्रिस्ट की बात करता ही नहीं, वो तो उनके तो भगवान ही मालिक है, क्या लोग हैं वो। समझ में आई बात? अब मैं आप लोगों पे सवाल छोड़ता हूँ, आप लोगों को क्या लगता है कि ये एनकाउंटर सही किया गया या गलत किया गया? जय हिंद।